हेलो दोस्तों, आई एम पीयूष धूलिया और मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली आप लोगों का यूपी पीएससी एई में पॉइंट नंबर 8 में मेंशन्ड है, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। अब इसका जो रोल है वो क्यों इन्होंने आपको मैकेट्रॉनिक्स दिया है। भाई आप लोग मैकेनिकल वाले हो, सब कुछ है, और मैकाट्रॉनिक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका रीज़न क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम उसके पीछे जाएंगे। हम किसी भी डिपार्टमेंट में हों, कहीं पर भी हों, तो वहाँ पर एक चीज़ ये रहती है कि कभी भी किसी भी इंजीनियर को कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसको पता होनी चाहिए बेसिक्स किसी भी चीज़ के, कि भाई वो कैसे उस चीज़ को सही कर सकता है या उसको कांटेक्ट किस बंदे को करना है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो उसी तरीके से आपका जो मैकेट्रॉनिक्स है वो एक असिस्टेंट इंजीनियर जब होगा उसको पता होना चाहिए कि भाई अगर उसके पीएलसी में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको कौन से बंदे को कांटेक्ट करना है उसको सही करने के लिए। आप लोगों से ये वाली चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल इसमें मास्टर हैं या आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें आती हैं। उसके लिए आपके पास में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स हैं, बट बेसिक नॉलेज किसी भी चीज़ की होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर अपना सिलेबस और क्वेश्चंस भी अगर इसमें देखेंगे तो फिर आप लोगों के पास में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम आप लोगों का सिलेबस देखें तो आप लोगों के पास में जो सिलेबस है उसमें आप लोगों के पास में माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, पीएलसी है, बहुत सारे सेंसर्स हैं और उसके अलावा आपके पास में कंट्रोल है, कुछ मोटर्स के बारे में आप लोगों से जानकारी पूछी गई है। ओके, और फिर आपसे रोबोटिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, जो आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में। ठीक है, हाँ जी। तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करें, इसको शॉर्ट में मैं म्यूपी से भी डिनोट करता हूं। ठीक है, तो जो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा। अगर आप लोगों के पास में कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी से भी अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये वाली चीज़ पूछते हैं कि भाई आपने कौन सा प्रोसेसर खरीदा है, कौन सा प्रोसेसर है आपके कंप्यूटर में। जो अमूमन आजकल बात चलती है वो i3, i7, i5, तो इन सारे के सारे प्रोसेसर्स की बात होती है। ओके, लेकिन जो शुरू में जो सबसे पहला हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर आया था, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर थे, वो थे 4004 और 4040। ये हमारे पास में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर्स थे जो आए थे। ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स थे। ये वाले जो थे ये आपके 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स थे। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में उसके प्रोसेसिंग के लिए आपका यूज होता है। ठीक है। अब हम लोगों की जब बात होती है कंप्यूटर की, पूरे के पूरे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में हमारे पास में बहुत तरीके के कंप्यूटर्स आए हैं। ठीक है। एक होता है हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, फिर आते हैं आपके पास में मेन फ्रेम, और चौथे आते हैं हमारे पास में सुपर कंप्यूटर। हमारे पास में इस कोर्स में जो हम लोगों को डील करना है वो बेसिकली इस वाले पार्ट को डील करना है, दैट इज योर माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसी का एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। बिना उसके हमारा कोई भी सिस्टम प्रॉपरली नहीं चल सकता या वो वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी चीजें होंगी वो थ्रू माइक्रो प्रोसेसर ही एग्जीक्यूट होंगी। अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हो या कुछ भी अपना काम करना चाहते हो तो वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि आपके सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर ना हो। ठीक है। अगर हम एक माइक्रो प्रोसेसर की बात करें या एक माइक्रो प्रोसेसर से पहले अगर हम एक माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए जो हमारे पास में बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो ये है। एक आपके पास में ALU होना चाहिए, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके साथ में आपका एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो होता है ये आपका एक तरीके से आप इसे CPU भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहां पर इसके साथ में आपके एक इनपुट डिवाइस होना चाहिए और आपका एक आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। ओके। और इससे एसोसिएटेड आपके साथ में एक मेमोरी यूनिट होनी चाहिए। ये जो पूरा का पूरा आप लोगों के पास में, ये मैंने पूरा जो ब्लॉक डायग्राम बना रखा है, ये आप लोगों के पास में एक माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। अगर इसमें हम लोग बात करें इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस आपके पास में क्या हो सकते हैं? आपके पास में कोई भी कीबोर्ड, वो आपका एक इनपुट डिवाइस होगा। उसी तरीके से आपका एक माउस, वो एक इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है। कोई भी क्लिक या कोई भी सिग्नल जो आपके पास में आपके प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है। आउटपुट डिवाइस आपके पास में क्या होंगे? आपके स्क्रीन मॉनिटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस होंगे, या अगर आप कोई LED ग्लो कर रहे हो या कुछ चीज कर रहे हो तो फिर वो आपके पास में एक आउटपुट डिवाइस होगा। यहां पर हम लोगों ने बीच में ये वाला जो सेक्शन देखा है, ये ALU एंड दिस कंट्रोल यूनिट, ये बेसिकली होता है आप लोगों के पास में माइक्रो प्रोसेसर। ये वाला जो पार्ट है आप लोगों के पास में ALU एंड कंट्रोल यूनिट, ये आपका होगा माइक्रो प्रोसेसर।
ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी इंटरफेसिंग होती है विद द मेमोरी यूनिट। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और इसके अंदर जाते हैं। ये तो हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अभी हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम देखा माइक्रो कंप्यूटर का, इसके बाद में हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर को। अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करा था शुरू में कि आप हमारे पास में जो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आए थे 4004 एंड 4040 थे। ये बेसिकली आप लोगों के पास में 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। ये फर्स्ट जनरेशन के थे और ये जब आए थे इन 1970s में ये आए थे। जो माइक्रो प्रोसेसर शब्द है ये हमको इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा दिया गया है। इसको इंटेल वालों ने ही ये वाला जो शब्द है माइक्रो प्रोसेसर ये दिया था। ये जो 4004 और 4040 हैं ये इंटेल के ही प्रोसेसर्स हैं। अब इसी में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सेकंड जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास में आए वो आए 8080 एंड 8008। ये जो थे ये हमारे पास में सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आए, जो कि हमारे पास में आए थे इन 1973। ठीक है, तो 1973 में हमारे पास में जो अगले हमारे पास में आए 8080 एंड 8008, ये भी बेसिकली हमारे पास में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। इसके बाद में जो थर्ड जनरेशन आई हमारे पास में, इसमें हमारे पास में आज का हमारा वन ऑफ द फेमस माइक्रो प्रोसेसर 8085 आया। ये भी हमारे पास में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद में इस 8085 जो था ये हमारे पास में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही कुछ हमारे पास में Zilog 80 करके भी आया। ये भी एक फेमस कंपनी ने बनाया हुआ था। देन हमारे पास में एक माइक्रो कंट्रोलर मोटरोला का आया था 6800। ये भी हमारे पास में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जो कि मोटरोला कंपनी ने बनाया था। अब ये सारे के सारे हम लोगों के पास में बहुत ही फेमस माइक्रो प्रोसेसर्स हुए जो हमारे पास में आए इन थर्ड जनरेशन। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन में हमारे पास में आए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स। 8086 हमारे पास में वन ऑफ द फेमस माइक्रो प्रोसेसर थे। दिस इज योर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। और इसी तरीके से हमारे पास में आए 8088 और 68000। ये हमारे पास में कुछ अन्य माइक्रो प्रोसेसर्स थे जो आए। इसके बाद में हमारे पास में जो फिफ्थ जनरेशन आए उसमें हम लोगों के पास में 32 बिट प्रोसेसर्स आने लगे। और 32 बिट प्रोसेसर्स में हमारे पास में अगर आपको याद हो तो फिर P4 P5 और P1 P2 P3 P4 ये सारे के सारे हमारे पास में
सॉरी 32 बिट प्रोसेसर्स रहे। सो इसके बाद में हमारे पास में P1, P2, P3, P4, ये सारे के सारे हमारे पास में 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर रहे। तो इतने सारे हमारे पास में प्रोसेसर रहे। आज की डेट में हमारे पास में 64 बिट प्रोसेसर्स आ चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताए थे। i3, i5, i3, i5, i7, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारे पास में 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब अगर हम लोग ये वाली चीज़ देखें कि भाई कि ये एडवांसमेंट्स हुए, और आप लोगों ने एक चीज़ मेंशन करी, एक चीज़ देखी होगी हमारी, कि हम लोगों ने यहाँ पर 4 बिट या 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट या 64 बिट लिख रखा है। तो ये बेसिकली है क्या, हम लोग ये बिट क्यों लिख रहे हैं? उसका एक सीधा सिंपल सा रीज़न है कि ये बिट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो उतने बिट के डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। अब जैसे हमारे पास में 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ये हमारा 8 बिट का जो डेटा होगा उसको प्रोसेस करने में सक्षम होगा। उससे रिलेटेड मतलब 8 बिट का कोई भी अगर हम उसको इनपुट देंगे, उसको वो आराम से प्रोसेस कर पाएगा। अगर हम उसमें 16 बिट का डालेंगे तो तब वो उतना एफिशिएंटली उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, या 32 बिट का देंगे तो भी वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अब हम लोग जब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, भाई कि इसका यूसेज कहाँ पर आया, अगर हम लोग ये बात करें शुरू के जो 4 बिट और 8 बिट का है, हमारे पास में छोटे छोटे कैलकुलेटर्स होते हैं। ठीक है, उन कैलकुलेटर में अगर हम लोगों ने देखा होगा तो फिर हम लोगों के पास में क्या कैलकुलेशंस करनी होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी की सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को फास्ट करने के लिए हमारे पास में ये माइक्रो प्रोसेसर्स उसमें लगे रहते हैं। उसी तरीके से हमारा जो CPU है उसमें भी हमारे पास में बहुत सारे जो उसका प्रोसेसर है उसमें हम लोग बहुत सारी कोडिंग करते हैं, उसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं, हम लोग बहुत सारे एग्जीक्यूशन करते हैं। तो वो सारा का सारा काम कौन करता है? आपका प्रोसेसर करता है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में हमारे पास में PLCs होती हैं, दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। ओके, जो कि हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स में भी अंदर एक प्रोसेसर होता है जो आपके इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंगली। अगर कोई भी मशीन ऑन होनी है या कुछ चीज होना है तो फिर उसमें आपकी एक पल्स जाती है उसके अंदर, जो कि आपके प्रोसेसर को ट्रिगर करती है और वहां पर से वो उसके आउटपुट्स को ट्रिगर करेगी। तो इस तरीके से हम लोगों के पास में इंडस्ट्रियल यूसेज में भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। कोई भी डिवाइस, कोई भी प्रोग्रामेबल डिवाइस या कोई भी डिवाइस जो आपको किसी ना किसी तरीके से कोई कैलकुलेशन की आउटपुट दे रहा है या कुछ कर रहा है इस तरीके का, उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा। नाउ अब कंपटीशन की बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कि हमारे पास में क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि भाई जो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बने वो कितने बिट के थे। इसमें ऑप्शन में आपके पास में पूछा जा सकता है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। ये बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो उसके एडवांसमेंट्स को लेकर के पढ़ते हैं
और आपके पास में जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोगों को ये वाली चीज पता है कि जो सबसे पहले हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर बने हैं वो 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर बने। दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो पेट क्वेश्चन है आपके किसी भी कंपटीशन का कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। जवाब आप लोगों को सीधे सीधे पता है कि ये एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसी तरीके से हमको 8086 के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई कि ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो हमको ये वाली चीज पता है कि भाई ये जो है हमारे पास में 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये थोड़ी सी जो चीजें हैं ये इसीलिए बताई गई हैं आपको कि आप लोगों को ये वाली चीजें याद रहें और आप लोग जो क्वेश्चन जो आपके पास में आ रहे हैं उसको आप इजीली मार्क कर पाएं। हमारे पास में जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें हमारे पास में 2 तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं। एक होता है हमारे पास में हार्वर्ड आर्किटेक्चर और एक होता है प्रिंसटन। ये बेसिकली नाम आप लोगों को सुने हुए लग रहे होंगे और ये नाम बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज के हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है और एक आपका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का है। अब दोनों के दोनों जो आर्किटेक्चर हैं वो दोनों प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज से निकले हैं। तो इनके बारे में जो डिटेल है वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग ये वाली चीज भी सोच रहे होंगे कि भैया हमने हार्वर्ड और प्रिंसटन तो नहीं सुना हुआ, हमने वॉन न्यूमन सुना हुआ है। तो भाई वॉन न्यूमन वही साइंटिस्ट थे जो यहाँ पर उन्होंने निकाला था, जो मतलब हार्वर्ड या प्रिंसटन में से किसी एक में उन्होंने अपना जो आर्किटेक्चर है वो बनाया था। इसके बारे में हम लोग जो पूरी की पूरी डिटेल है वो तब करेंगे जब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये आप लोगों को जानना थोड़ा सा जरूरी था कि हम लोगों के पास में 2 आर्किटेक्चर्स होते हैं, एक हार्वर्ड होता है और एक प्रिंसटन आर्किटेक्चर होता है। यहां पर हम लोग अभी डायरेक्टली एक 8085 का आर्किटेक्चर देखेंगे कि हमारे पास में 8085 के आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ओके दोस्तों, तो हम लोगों का जो आर्किटेक्चर है 8085 का वो रेडी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है हमारे 8085 का। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखता है, इसको देख करके ही ये वाली चीज़ होती है, अनुभूति होती है कि भाई कि ये कैसे किया जाएगा। लेकिन इसको हम आपके लिए जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों से पेपर में कोई किसी भी तरीके के पेपर में आपसे ये ना बनाने के लिए पूछा जाएगा, ना आपको ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपको याद रखनी है और उसके साथ में जो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है अपने पेपर के लिए। ठीक है, साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आपके पास में क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपको उसी तरीके से पूरे के पूरे याद रखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा 8085 का आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर जब हम लोग 8085 का देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की मैंने ये कनेक्टिंग बसेस बना रखी है। इसमें मैंने आप लोगों को ये वाली लिखी हुई है कि 8 बिट इंटरनल डेटा बस। तो हमारे पास में जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, इसमें हमारे पास में एक 8 बिट की डेटा बस होती है। ओके, इसी के चलते हम लोग इसे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं।
क्योंकि इसमें जो डेटा बस होती है वो हमारे पास में 8 बिट की होती है, इसलिए हम इसको 8 बिट प्रोसेसर भी बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें एक और बस होती है, इसमें बेसिकली 3 तरीके की बस होती हैं। एक होती है हमारे पास में डेटा बस, एक होती है हम लोगों के पास में एड्रेस बस, और तीसरी होती है कंट्रोल बस। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई ये कोई रास्ता थोड़े ना है, सड़क थोड़े ना है जो कि बस चलेगी। एक्चुअली हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो बस हम लोग एक सेट ऑफ वायर्स को बोलते हैं। अगर 8 बिट डेटा बस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें मतलब हमारे पास में 8 वायर्स का एक क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ जाने वाली तारें होंगी, जिसको कि हम लोग बस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो डेटा बस होगी वो 8 बिट की होगी 8085 में, जो एड्रेस बस होगी वो हमारे पास में 16 बिट की होगी। ठीक है, कंट्रोल के लिए हमारे पास में जो कंट्रोल बस होगी उसमें हमारे पास में नॉर्मल सिग्नल्स जाते हैं, तो इसलिए उसमें हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते कि कितने बिट की होगी। बेसिकली जो हमारे पास में जो डेटा है और एड्रेस बस है, इसका हमारे पास में पूछा भी जाता है हमारे पास में एग्जाम में कि जो एड्रेस बस हमारे पास में होगी इन 8085 वो कितने बिट की होगी। तो ये वाली चीज आप लोगों के लिए याद रखने वाली चीज है कि एड्रेस बस जो होगी वो 16 बिट की होगी। सिमिलरली जो डेटा बस है वो आपके पास में 8 बिट की होगी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये पूरी की पूरी हमारे पास में ये डेटा बस है, ये 8 बिट की डेटा बस है हमारे पास में जो जा रही है ये यहां पर से। अब इसमें हम लोगों ने, आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। यहां पर आप एक्यूमुलेटर देख रहे हैं, ये एक टेम्पररी रजिस्टर आप यहां पर देख रहे हैं, ये स्टेटस फ्लैग दिख रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देख रहे हैं, ये बहुत सारे हमारे पास में रजिस्टर हैं BCDEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंटर, डिक्रीमेंटर, एड्रेस लैच, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास में इसमें एक तरीके की मेमोरीज हैं, ये हमारे रजिस्टर्स हैं। हमारे पास में जो मेमोरीज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी ये तरीके के हैं, जिसके नीचे हमने यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ये हमारे पास में 8 बिट का रजिस्टर है। जैसे ये एक्यूमुलेटर जो है ये हमारे पास में 8 बिट का रजिस्टर होता है। टेम्पररी रजिस्टर जो है वो हमारे पास में 8 बिट का है। यहाँ पे स्टेटस फ्लैग जो है वो हमारे पास में 8 बिट का रजिस्टर होता है, लेकिन इसमें से हमारे पास में 3 जो है वो यूज नहीं होते, केवल 5 यूज होते हैं। 5 बिट्स जो हैं वो यूज होती हैं, वो कौन कौन सी बिट्स होंगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स जो हैं उसमें हमारे पास में 8 बिट है। हमारे पास में जो ये BCDE ये मल्टीपर्पस रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास में 8 बिट का है। C जो है वो 8 बिट का है, D जो है वो 8 बिट का है, E जो है वो 8 बिट का है, H जो है वो 8 बिट का है, L जो है वो 8 बिट का है। इसमें कुछ हमारे पास में 16 बिट के भी रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टैक पॉइंटर। यह आपके लिए याद करने वाली बात है कि स्टैक पॉइंटर जो होगा वो 16 बिट का होगा, प्रोग्राम काउंटर जो होगा वो 16 बिट का होगा, और जो ये इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच होगा ये हमारे पास में 16 बिट का होगा। तो ये तीनों को छोड़ करके हमारे पास में बाकी सारे के सारे जो हैं वो 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। कई बार हमारे पास में अगर डेटा 16 बिट का आ जाता है तो फिर उसको भी स्टोर करने के लिए हमारे पास में क्षमता है। उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है हमारे पास में, ये जो 6 आपको दिख रहे हैं, ये BCDEH और L, ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर कहलाते हैं। ये भी एक तरीके के मेमोरी यूनिट्स हैं। मेमोरी समझते हैं आप लोग, याद करने वाली चीजें जो कि आपके पास में स्टोर करेंगी डेटा। तो ये जो है ये आपके पास में डेटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ये जो है हमारे पास में BCDEHL, ये अगर हमारे पास में कोई डेटा अगर 16 बिट का है और उसको हमको स्टोर करना है तो तब ये हमारे पास में काम आते हैं।
और इनका काम करने का तरीका ये है कि हम इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं। जैसे BC को हम लोग एक साथ में लेते हैं, DE को हम लोग एक साथ लेते हैं, HL को हम लोग एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो ये 8 बिट का और 8 बिट का ये 16 बिट का बन जाता है, ये D और E जो है ये 16 बिट का बन जाता है, ये H और L जो है ये 16 बिट का बन जाता है। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे यहां पर अगर हम लोग रजिस्टर की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाली चीज आता है कि हमारे पास में एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो आप लोगों को पता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारा एक्यूमुलेटर होगा वो 8 बिट का होगा, ये मैंने यहां पर नीचे मेंशन कर रखा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास में जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो कितने हैं आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपके पास में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि हैं B, C, D, E, H और L। ये हमारे पास में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग आगे चलें तो हम लोगों ने जब डिस्कस करा हम लोगों ने ये वाली चीज बोली है कि जो हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है ये, दिस इज योर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि है आप लोगों की क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये जो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका डेटा को प्रोसेस होना होगा वो सारा का सारा आपका इस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होगा। ठीक है, सपोज अगर आपको एडिशन करना है तो वो आपका यहां पर अरिथमेटिक होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है तो वो आपका इस ALU में होगा। अगर आपको कोई भी बुलियन ऑपरेशन करना है जैसे एंड करना है, और करना है या एक्सॉर करना है तो वो आपका यहां पर इस लॉजिक यूनिट में होगा। तो ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ये आपका मेन प्रोसेसर का, आप ये समझ लीजिए कि ये उसका ब्रेन है जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, अब ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ये आपका अटैच्ड है यहां एक्यूमुलेटर से, इस टेम्पररी रजिस्टर से, इस स्टेटस फ्लैग से, और यहां पर आपकी इंटरनल डेटा बस से। ठीक है, तो आपके पास में जो डेटा है वो कहीं पर से भी आकर के यहां पर आपके पास में आ सकता है और यहां पर आपका एग्जीक्यूशन हो सकता है। जितना भी डेटा आपके पास में प्रोसेस होगा वो आपके पहले एक्यूमुलेटर में जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप किन्हीं दो चीजों का सम अगर करना चाहते हैं, अगर आपने बोला कि आपने किन्हीं दो नंबर्स का सम करना है तो एक नंबर आपका एक्यूमुलेटर में भी होगा और एक नंबर आपका इन जनरल पर्पस रजिस्टर में से कहीं पर से आप ले सकते हैं और उनको आप सम करने के लिए वो एक्यूमुलेटर में जाएंगे। उसके बाद में जो आउटपुट आएगा वो आपके एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। ये वाली चीज जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहां पे। तो एक्यूमुलेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, टेम्पररी रजिस्टर जो है ये आपका थोड़ी देर के लिए जो आपका डेटा है वो होल्ड करके रखता है, वरना तो आपके पास में ज्यादा देर के लिए होल्ड करने के लिए आपके पास में जनरल पर्पस रजिस्टर्स रहते हैं। स्टेटस फ्लैग, स्टेटस फ्लैग आपके पास में ये कुछ चीजें दर्शाते हैं। आपके पास में 5 तरीके के स्टेटस फ्लैग होते हैं। एक होता है साइन फ्लैग, एक होता है जीरो फ्लैग, एक होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एक होता है पैरिटी फ्लैग, और एक होता है आपका कैरी फ्लैग।
आप लोगों ने ये वाली चीज याद रखनी है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास में 5 तरीके के फ्लैग होते हैं। वो 5 तरीके के फ्लैग जो हैं वो ये हैं: साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके पास में पूछा जा सकता है कि आपके स्टेटस फ्लैग में या आपके पास में जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपके कितने फ्लैग होंगे। एक साइन फ्लैग होगा, एक जीरो फ्लैग होगा, एक ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होगा, एक पैरिटी फ्लैग होगा और एक कैरी फ्लैग होगा। तो ये 5 तरीके के आपके पास में फ्लैग्स हो जाएंगे। अब ये जो फ्लैग हैं ये क्या दर्शाते हैं? अगर आपके पास में कोई साइन, जब यहां पर से आपके पास में आउटपुट आएगा और आपके पास में कोई साइन चेंज होगा तो फिर अकॉर्डिंगली आपका यहां पर का एक एलईडी अगर आप इसके साथ में कनेक्ट कर दोगे तो वो ग्लो कर जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास में आउटपुट 0 आ जाएगा तो फिर तब आपके पास में ये 0 फ्लैग आ जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, अगर आप अपने 3rd से 4th बिट पे अगर आप डेटा अगर जा रहे हैं उसमें अगर कैरी आ रहा है तो उसमें 4th से 5th बिट में अगर आपका ये कैरी आ रहा है तब आपका ऑक्सिलरी कैरी वाला फ्लैग जनरेट होगा। फिर पैरिटी फ्लैग, आपके पास में जितना भी डेटा आपके पास में आता जाता है उसके लिए आपको पैरिटी का यूज़ करना पड़ता है ताकि आपका जो डेटा है वो रिडंडेंट रहे, उसमें किसी भी तरीके का एरर ना रहे। अगर कुछ एरर आया था तब आपके पास में ये पैरिटी फ्लैग आता है। फिर आपके पास में ये कैरी फ्लैग होता है जिसमें कि आपके पास में अगर कोई भी सम अगर आप एडिशन कर रहे हो या कोई भी आप आउटपुट निकाल रहे हो और उसका अगर आपका कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो तब आपके पास में ये कैरी फ्लैग जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास में जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से सिंपल सीधे से वो काउंट ही पूछेगा कि भैया आपके पास में कितने फ्लैग हैं 8085 में। तो वो आपको याद रहना चाहिए कि आपके पास में 5 तरीके के फ्लैग हैं इन योर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहां पर एक्यूमुलेटर देख लिया है, टेम्पररी रजिस्टर देख लिया है कि एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है, टेम्पररी रजिस्टर 8 बिट का होता है, स्टेटस फ्लैग भी 8 बिट का होता है, लेकिन उसमें से केवल आप 5 बिट्स यूज कर रहे हैं, बाकी की 3 बिट जो है वो आप लोगों की यूज नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में ये आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग जब बात करते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर की, तो माइक्रो प्रोसेसर में हम लोगों के पास में जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या हुआ, वो आपके निर्देश हुए। ठीक है, कि अगर आपने कुछ चीज करनी है या कुछ चीज एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए आपको निर्देश देना पड़ेगा उस वाली चीज को करने के लिए। तो वो जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों का ये इंस्ट्रक्शंस करती हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं ये बेसिकली आप लोगों के पास में इन्हीं रजिस्टर्स में इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में फेच होती हैं और वहां पर से आपके पास में वो साइमल्टेनियसली रन होती रहती हैं। एक एक करके आपके पास में जो इंस्ट्रक्शन है वो रन होती रहेगी और वहां से आपका जो प्रोग्राम है वो रन होता रहेगा और उस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो आगे चलता रहेगा। जो ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी आपके पास में यहां पर 8 बिट का होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो आगे का डेटा होगा वो अपना जीपीआर जो जनरल पर्पस रजिस्टर होगा वहां पर स्टोर्ड होगा, वहां पर से वो लेता रहेगा, लेकिन एक बारी में आप लोगों के पास में यहां पर 8 बिट का ही डेटा अवेलेबल रहेगा। यहां पर फिर ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल का इनकोडिंग है। मशीन साइकिल बेसिकली आप लोगों के पास में एक तरीके की टाइमिंग साइकिल होती है जो कि आप लोगों का ये टाइमिंग और कंट्रोल के साथ में अटैच्ड होती है। टाइमिंग और कंट्रोल का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अपने प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि प्रॉपरली आपके पास में जो आउटपुट है वो एक सीक्वेंस में मिलती रहे, तो वो जो प्रोसेस होगा
उसका जो सिंक्रोनाइजेशन होगा वो पूरा का पूरा आपके पास में यहां पर ये टाइमिंग और कंट्रोल सेक्शन करेगा। ठीक है, उसमें आपको जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो अकॉर्डिंगली चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके पास में अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है तो वो इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भैया पता चल रहा है कि एक्यूमुलेटर किसी और टाइम पे काम कर रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर अपने समय पे काम कर रहा है और जनरल पर्पस रजिस्टर अपने समय पे काम कर रहा है। तो अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो फिर आपका जो आउटपुट है वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा भी तो वो गलत मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास में ये टाइमिंग और कंट्रोल सेक्शन होता है, जिसमें कि आपके पास में जिसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इस माइक्रो प्रोसेसर का चलता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो फिर यहां पर हमारे पास में ये दो कनेक्टर्स हैं X1 एंड X2। अब ये जो X1 और X2 है ये कनेक्ट होते हैं हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ में। ठीक है, जो ये पूरी की पूरी सिस्टम को हमारे एक टाइमिंग प्रोवाइड करता है। ये एक पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। पीजियो इलेक्ट्रिक आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक छोटा सा एक क्रिस्टल टाइप का होता है जिसमें पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो चीज होती है, जो कि आपका बना हुआ रहता है, या तो रोशली सॉल्ट का बना होगा या क्वार्ट्ज का बना हुआ होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आप लोगों के पास में होता है वो आपका क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है। ठीक है, जो कि आपकी पूरी की पूरी टाइमिंग डिटरमाइन करता है आपके पूरे के पूरे माइक्रो प्रोसेसर की। तो ये जो है वो आप लोगों के पास में यहां पर जो क्लॉक जनरेटर है बेसिकली वो आपका पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ठीक है, जो कि आपके पास में होगा एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, यहां पर आप लोगों के पास में ये क्लॉक आउटपुट जो भी आप लोगों के पास में आएगी वो आप लोगों को मिलेगी। यहां पर से आप लोगों के जो भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो आप इसमें दे सकते हो। अब इसी तरीके से आप लोगों के पास में यहां पर अगर हम लोग देखें, इसका हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भैया ये आप लोगों के जनरल पर्पस रजिस्टर हैं BCDE HL। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर क्या है आप लोगों का, ये एक 16 बिट का रजिस्टर है। ये आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोगों के पास में फेच होती हैं उसको ये देखता है, मॉनिटर करता है, या जो भी आपके पास में ऑप कोड्स होते हैं। ऑप कोड्स क्या हुए, ये आपके पास में कोड होते हैं इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है, उनको मॉनिटर करता है। उसी तरीके से प्रोग्राम काउंटर जो है ये आपका मॉनिटर करता है आपके प्रोग्राम को कि भैया कि ये कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोग्राम में, कैसे कौन सी आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो जा रही है, वो सारे की सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। और ये 16 बिट का होता है। उसी तरीके से आपके पास में ये इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर रजिस्टर भी होते हैं जिनका भी यही काम है। आप लोगों से कोई भी उसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में नहीं पूछेगा कि भाई कि ये इनका क्या करना है या क्या नहीं करना है। इसमें केवल आप लोगों से ज़्यादा इनके बिट साइज पूछा जा सकता है कि भाई कि स्टैक पॉइंटर कितने बिट का है और जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो कितने बिट का है। यहां पर अगर आप लोग देखें तो इसके साथ में हम लोगों के पास में दो बफर्स लगे हुए हैं, एक एड्रेस बफर है और एक आप लोगों के पास में डेटा एड्रेस बफर है। हम लोगों के पास में जब हम लोग आगे देखेंगे तो पिन डायग्राम होता है हम लोगों के पास में ऑफ योर 8085। हमारा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बेसिकली एक 40 पिन की एक आईसी होती है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। उस 40 पिन्स में आपके 8 पिन्स जो हैं वो मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं, मतलब वो दो ऑपरेशंस कर सकते हैं एक साथ परफॉर्म, कि वहां पर से आपका एड्रेस और डेटा आप दोनों की तरह इसे यूज कर सकते हो उन 8 पिन को, जो कि आपकी AD0 से लेकर के AD7 की पिन्स कहलाएंगी। और जो हमारे पास में A8 से लेकर के A15 की जो पिन्स होंगी वो बेसिकली हमारे पास में एड्रेस बस की पिन्स होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है कि आपके पास में 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी पिन्स एड्रेस और डेटा की मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो बेसिकली 8 पिन जो होती हैं वो हमारी एड्रेस और डेटा की मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो वो हमारे पास में यहां पर मेंशन कर रखा है हमने।
सिमिलरली यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये A8 से लेकर के A15 तक की जो हमारे पास में पिन्स होंगी वो केवल हमारे पास में एड्रेस को क्लासिफाई करेंगे। हम लोगों ने शुरू में ही बताया था कि हमारे पास में जो ये माइक्रो प्रोसेसर है इसमें दो तरीके के बस होती हैं, एक डेटा बस होती है और एक एड्रेस बस होती है। एड्रेस बस 16 बिट की होंगी और डेटा बस जो होंगी वो 8 बिट का होगा। तो जो अगर आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारे पास में जब डेटा की बात हो रही है तो D0 से लेकर के D7 तक ही हमारे पास में डेटा जा रहा है, लेकिन एड्रेस बस के लिए हमारे पास में D0 से लेकर के D7 तक तो जा ही रहा है, उसके बाद में A8 से लेकर के A15 तक जा रहा है, और टोटल अगर आप इनको गिनोगे तो फिर ये 16 ही आएंगी फॉर योर एड्रेस बस। ओके, अब इसी तरीके से हमारे पास में यहां पर एक आता है इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल का क्या काम है कि हमारे पास में जो सिग्नल है या जो हमारे पास में जो ये एग्जीक्यूशन हो रहा है इन आवर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो एग्जीक्यूशन है या जो भी हमारे पास में प्रोग्राम चल रहा है, अगर उसके बीच में कोई इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है, इंटरप्ट का मतलब ये आता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई आपके पास में कोई सब प्रोग्राम आ गया या सब रूटीन आ गया उसका, तो फिर वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो यहां पर इस इंटरप्ट के द्वारा होगा। ठीक है, हमारे पास में 5 तरीके के इंटरप्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला आता है वो होता है ट्रैप, उसके बाद में होता है RST 7.5, फिर होता है RST 6.5, फिर होता है RST 7.5 और सबसे लास्ट में होता है हमारे पास में INTR। ये हमारे पास में इंटरप्ट होते हैं। अब इन इंटरप्ट्स की भी ना एक प्रायोरिटी होती है, ठीक है, इनका भी एक प्रायोरिटी चीज है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला है ये ट्रैप, ये हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। दिस इज योर नॉन मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल। ये जो ट्रैप है ये हमारे पास में नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। नॉन मास्केबल का क्या मतलब होता है? नॉन मास्केबल का मतलब यह होता है कि इस इंटरप्ट को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता। मतलब अगर हमारे पास में कुछ भी डेटा अगर ट्रैप के थ्रू आ रहा है तो सबसे पहले हमको उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, उसको हमको प्रोसेस करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आगे बढ़ेगा। अगर वो हमारे पास में ट्रैप के थ्रू नहीं आ रहा है तो हम उसको, अगर कोई भी डेटा अगर हमारे पास में जैसे RST 7.5 के थ्रू आ रहा है हमारे पास में, तो अगर हमको उसके ऊपर का अगर हमको इंप्लीमेंट करवाना है तो फिर वो हम ट्रैप दे करके कर सकते हैं, लेकिन ट्रैप के ऊपर कोई भी हमारे पास में इंटरप्ट नहीं है। उसी तरीके से ये जितने भी हैं हमारे पास में RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ये लास्ट में INTR, ये चारों के चारों हमारे मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे निचले लेवल का हमारे पास में इंटरप्ट है वो ये INTR है। इसको कोई भी मास्क कर सकता है। मतलब अगर हमारे पास में कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, उसको अगर हमने उसकी जगह पर कोई और इंस्ट्रक्शन अगर हम लोगों को फेच करवानी है तो वो हम इस INTR के थ्रू कर सकते हैं। अब उस INTR से भी ऊपर अगर हमारे को कोई और इंस्ट्रक्शन फेच करवानी है तो हम ये RST 5.5 हम लोग फेच करवा सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम लोगों को करवानी है तो फिर हम RST 6.5 को हम लोग उसमें हम अपनी इंस्ट्रक्शन फेच करवा सकते हैं। अगर हमारे पास में RST 7.5 है तो हम उसमें उसको फेच करवा सकते हैं, जो कि इन तीनों को मास्क कर सकती है। और अगर हम ट्रैप करते हैं तो ट्रैप इन सबसे ऊपर है। INTR, RST 5.5, RST 6.5 और RST 7.5 से भी ऊपर है।
तो पहली चीज इसमें याद करने के लिए है आप लोगों के पास में कि हमारे पास में कितने इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक है, 8085 में हमारे पास में 5 तरीके के इंटरप्ट्स होते हैं। उसमें से नॉन मास्केबल कितने हैं? केवल एक। कौन सा? ट्रैप। तो ये वाली चीज आप लोगों के पास में याद करने की है, और ये आप लोगों के पास में पेपर में पूछी जा सकती है कि भैया कि 8085 में आपके पास में कौन सा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ठीक है, या आप लोगों से ये वाली चीज पूछी जा सकती है कि इन सबके नाम दे दिए और आपसे पूछा गया, या इसके साथ में कोई और एक जनरल सा नाम दे दिया और आपसे पूछा कि भैया इनमें से कौन सा इंटरप्ट नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारे की सारी चीजें पता होनी चाहिए। या आपसे इन सारे के सारों का नाम दे दिया, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, ये सारे के सारे दे दिया, और इसमें आपसे पूछा गया कि भैया कि इनमें से कौन सा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के पास में क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है। ठीक है, नाउ इसी तरीके से राइट में अगर हम लोग देखें तो फिर हमारे पास में सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल का जो काम है वो बेसिकली सिंपल है कि हमारे पास में जो डेटा है वो सीरियली इनपुट आ रहा है और जो आउटपुट है वो सीरियली आउटपुट जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक जो आर्किटेक्चर है 8085 का वो आपके सामने यहां पर है। थोड़ा सा आपको अगर दिखने में परेशानी होगी तो फिर इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आप लोगों के साथ में आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा, वहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं। इस वाली चीज में आपके पास में बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो इतने इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। आपके पास में कोई मशीन साइकिल नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से बेसिकली यही छोटी छोटी सी चीजें पूछी जाएंगी कि भाई कि कौन सा कितने बिट का होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर अपने आप में एक पूरी किताब है, एक पूरा कोर्स होता है इसका, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग आपके लिए, आप बीइंग मैकेनिकल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जितना रेलेवेंट है उतना ही चीज़ें हम आप लोगों को पढ़वा रहे हैं, ताकि आप अपना जो कीमती समय है वो वेस्ट ना करें और आपको जितनी भी जानकारी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोवाइड हो सके वो आपको इस वाले प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। इसके आगे हम लोग अपनी क्लास जरूर जारी रखेंगे अगर आप लोगों को ये वाली क्लास पसंद आई हो तो। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तो हम लोग आगे भी इस वाली चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को जरूर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल थैंक यू फ्रॉम माय साइड, आई एम पीयूष धूलिया, और उम्मीद है कि आप लोगों से फिर से मुलाकात जरूर। धन्यवाद।